नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं एक नए मेडिकल एक्सपर्ट से जो कि आपको घर बैठे समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बेहद ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि यहाँ पे आज जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो डॉक्टर मनीष निगम है। ये चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी हैं और सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं। यानी कि दो ऐसे इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे जो पेरेंट्स की अगर बात करें या समाज में बात करें तो बहुत कम इनको लेकर के चर्चा की जाती है। डॉक्टर मनीष निगम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डियर जिंदगी में। लंबे वक्त का एक्सपीरियंस है आपको, आप 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में। मेंटल हेल्थ को लेकर के अगर सबसे पहले सवाल किया जाए तो मेंटल हेल्थ की नीड क्या है आज के वक्त में? आप अगर आसान भाषा में समझाएं तो आप अपने प्रोफेशन में क्या करते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। नंबर 1, आपने ये तो माना कि मानसिक रोग या मेंटल इशू है। पहले तो यही बात है कि हम लोग मानसिक रोग को ऊपरी चक्कर, इधर चक्कर, अरे परेशान है, कुछ समय की बात है, तो उसको बीमारी या मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं मानते हैं। मानसिक सोचने वाली चीज़ें कई बार ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाएं, अगर आदमी हंस रहा है, अगर कॉमेडी देखकर हंस रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के गम है तब हंस रहा है तो वो मानसिक रोग है। तो कृपया मानसिक रोग या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझें, उनको पहचानें और अगर ज़रूरत पड़े तो इनका ट्रीटमेंट भी लें। और मानसिक रोग की जो बीमारी होती है वो इलाज वाली भी होती है, उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जो हम लोग बात करते करते आपको दूर भी करेंगे। और नंबर इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो हम ना केवल स्वास्थ्य या स्वस्थ शरीर का मतलब फिजिकली और क्या नाम है बिना किसी बीमारी के रहना है, बट इट इज़ ऑल्सो वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग। ना केवल शारीरिक स्वस्थ हो, इवन मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो। तो मानसिक रोग एक बहुत बड़ा इशू है और हर चीज़ में जुड़ा हुआ है। ठीक है डॉक्टर, आपने बताया कि जितना फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है उतना ही मेंटली भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ को लेकर के। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बैलेंस नहीं है तो वो सामने आ सकती हैं? किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप डे टू डे में फेस करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ? आजकल सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो एंजाइटी का आ रहा है। एंजाइटी मतलब फियर ऑफ अननोन, बिना किसी कारण कभी स्कूल बच्चे जाने को डराते हैं कि अरे होमवर्क नहीं किया, होमवर्क किया तो टीचर ने डांट दिया, या कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। तो बहुत सारे इश्यूज इस तरह के आ रहे हैं, जैसे एंजाइटी। उसके बाद डिप्रेशन, मन उदास रहना, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो हम लोग का एम्बिशन है, जो प्लान है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है उसकी वजह से इशू होते हैं। उसका एक साइड रूप ये भी है कि मान लीजिए किसी को किसी से प्रेम हो गया, अगर वो भी इसमें भी अनसक्सेसफुल है तो ये भी मेंटल इशू में आता है, लेकिन ये छोटा इशू है। तीसरी चीज़ होती है ओसीडी के लक्षण, एक चीज़ को बार बार करना। और आखिरी में जिसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ को सबसे ज़्यादा फेमस कर दिया गया है या बदनाम कर दिया गया है, पागलपन। जब कोई आदमी उल्टे सीधी बातें करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उसमें ऐसी हरकतें करता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास आते हैं। और एक चीज़ और है जो आप लोग की जनरेशन में आजकल बहुत कॉमन है, वो है एडिक्शन, नशा। तो नशे के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और इसको एक तरह से न्यू नॉर्मल कह के पोर्ट्रे किया जा रहा है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट अब हम लोग को दिखने जा रहे हैं। तो डॉक्टर, ये जो आपने बात कही कि बहुत से बच्चे हैं जो एडिक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आइदर इट्स अल्कोहल और इट्स स्मोकिंग, ऐसी कई तरह की हैबिट्स हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत बच्चे हैं जो पॉर्न को लेकर के एडिक्टेड हैं। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बिहेवियरल डिस्टर्बेंस माना जाएगा बच्चों में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मतलब ये तो आज की बात है, ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। जैसे इसका फ़ायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि कहीं आप फंस जाएं, फ़ोन कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कहीं पे। पर इसका नुकसान भी है कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में सिमट गई है। तो जब हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट का या सोशल मीडिया का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो हम लोग एक्सेस करना नहीं चाहते हैं या जो हमारे एज रिलेटेड नहीं होती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि अगर आपके पेरेंट्स में या घर में
अल्कोहल चल रही है या कोई सिगरेट पी रहा है, तो जब बच्चा देख रहा है कि अगर हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग शराब पी रहे हैं तो उनके लिए क्या बुरा है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एक एज आ जाएगी तो तुम लोग पी ले लेना, तो वो भी एक तरह का आपने उस बीमारी को या उस लक्षण को हमें टाल दिया। तीसरी बात है कि अगर आप खुद शराब पी रहे हैं तो आप दूसरे को कैसे मना करेंगे, ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया। दूसरी बात हो गई पॉर्न एडिक्शन। आजकल के ज़्यादातर बच्चों में, यहाँ तक कि हम तो अडल्ट लोग को भी देखते हैं कि मोबाइल लॉक होते हैं, तो उनसे पूछा मोबाइल लॉक करके दो तो कहेंगे यार गैलरी मत देखना, यार ये मत देखना। तो इसका मतलब है कि आपकी गैलरी में कुछ है। तो जब आप वो चीज़ इतना ज़्यादा एसेसिबल हो गई है, और जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोवोकेटिव होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको वो चीज़ें वॉयरल प्रेशर होता है, ब्रेन का उस हिस्सा, कॉर्डेट न्यूक्लियस का वो हिस्सा आपका वो स्टिमुलेट हो जाता है जो इन चीज़ों में बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। तो आपकी इच्छा होती है आप हर चीज़ में देखें। तो अगर आप खुद पॉर्न एडिक्ट जो आजकल चल रहा है, क्योंकि आपने इस तरह की माहौल बना दिया है कि उसको न्यू नॉर्मल कर दिया है। आप बच्चे कपड़ों से लेकर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप छोटे बच्चों से मिलने जाएंगे तो यंग एडल्ट से क्या कहेंगे, यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है। पहले लोग पूछते थे पढ़ाई के बारे में, अगर आपको गलती से भी मालूम है कि बच्चा उतना अच्छा पढ़ने में नहीं है तो आप खेलने कूदना या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करने लगेंगे। तो जब आप उसको न्यू नॉर्मल बना रहे हैं तो फिर बच्चे उस हिसाब से एक्टिविटी भी करेंगे। आप बच्चे को बच्चे ही तो बने रहने दीजिए, वो एज रिलेटेड बात करेंगे तो एज रिलेटेड आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और जब आप ये मान के चल रहे हैं कि ये नॉर्मल है, या जिस तरह के डांसेस या जिस तरह के कृत्य आजकल कॉमन हो रहे हैं, आजकल एक सोशल मीडिया बहुत वायरल है कि छोटी लड़की 8 साल की एक डांस कर रही है आज की रात, तो उसमें कई लोगों ने अभद्रता की, लेकिन उस 8 साल की लड़की को सिखाया किसने, सिखाया तो उसके टीचर या उसके माता पिता लोगों ने। तो आप जब इसको अभी से ही नॉर्मल कर रहे हैं तो आगे चलकर उसके मन में वैसे विचार आ जाएंगे। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान आकर्षित करना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अक्सर पोर्नोग्राफी या एडिक्शन अटेंशन सीकिंग वजह से होता है कि हम लोग को अटेंशन सीक करना है, या फिर पीयर प्रेशर कि दोस्तों के साथ अगर जेल करना है तो अगर 4 दोस्त लोग अगर कोई नशा कर रहे हैं तो 5वां नहीं कर रहा है तो वो ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा लड़का है, वो कहेंगे अरे यार तुम अजीब बेवकूफ़ हो, हम लोग कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो धीरे धीरे प्रोवोक कर रहे हैं, उसको आप सोसाइटी में ला रहे हैं। तो कई लोगों को सिगरेट इसलिए पीनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि उसको पीना अच्छा लगता है, इसलिए लगता है कि वो दोस्तों के साथ जेल करे। और हमारे पास तो कई बार पेशेंट भी है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहती है कि 9th-10th में आई, अच्छी खासी स्टूडेंट है पढ़ने में, अचानक ग्रेड्स गिर रहे हैं। तो बहुत पूछने पर समझ में आया कि उसकी जो फ्रेंड सर्किल, जिसको बहुत अच्छा दोस्त, उन सब के बाद बॉयफ्रेंड वगैरह है, वो लड़की को IAS बनना है क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है। अब वो उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर वो बॉयफ्रेंड इस तरह की बातें करेगी तो कैसे करेगी। तो उसको जब कोई बोला जाता तो वो उसको गिल्ट फील हो रहा है कि उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके माता पिता पूजा पाठ करते हैं, ये सब कर नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसको गिल्ट हो रहा है कि वो गलत है, इंस्टेंट उल्टा होना चाहिए। तो कई बार जो हम लोग के सोसाइटी के चेंजेस होते हैं वो हम लोग के अडल्ट के बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कई बार हम लोग को लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं। तीसरी बात जो शायद आजकल बड़ा कॉमन है कि दादा दादी सिंड्रोम। हम लोग के आधे घरों में दादा दादी नहीं है। हम लोग के सबसे अच्छे काउंसलर्स तो हम लोग के दादा दादी होते थे। कई लोग के बच्चों को तो अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो दादा दादी तो पालते थे, वो उनको नैतिक शिक्षा भी देते थे, वो डांटते भी थे। तो ये कोई अगर वो डांट दें बच्चे को तो उसकी मम्मी पापा ये कहेंगे अरे बच्चे को क्यों डांटा, डांट दिया सही है, आपको गलती लगी। अब तो उल्टा भी होगा, गलती से वो रखे भी है आपने और दादी ने डांट दिया तो कई बार शिकायतें हो जाती हैं, मन मुटाव हो जाता है, आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों, ईगो प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स का जो जनरेशन है वो एक तरह का एक्सपोजर ऑफ टू मच एक्सपोजर ऑफ सर्टेन थिंग्स जो कि वो उसको चेक होना चाहिए। सेकेंडली कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम हो जाना, और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा है कि लोनलीनेस या लोग कम हो जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिसको जो मौका मिलता है उसी में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं। ठीक है डॉक्टर, कुछ पॉइंटर्स पे आपसे बात करते हैं। आपने एक्सपोजर को लेकर के बात की, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आज की डेट में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। माँ बाप को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे बच्चों को एक्सपोजर भी दे सके, मगर साइड बाय साइड देखा जाए तो उनको हम लिमिट में भी रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मेंटल इश्यूज को अगर हम दूर रख सकते हैं तो ये कैसे किया जाएगा, घर पे रह के ऐसे कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एवरी टाइम यू गो टू अ डॉक्टर एंड सीक फॉर हेल्प।
Correct. माँ बाप ऐसे में क्या करें? बिल्कुल, आप हर बार हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास मत जाइए। और एक छोटा सा कैवेट भी मैं लगा रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया या कम से कम व्हाट्सअप ज्ञान भी ना लीजिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे ऐसे ज्ञान लेकर आते हैं तो हमको सोचते हैं यार हमने यार क्यों नहीं इतनी पढ़ाई कर डाली, MBBS कर लिया, हमने साइकेट्री पढ़ाई की, फिर हम लोग सेक्शुअल डिस्फंक्शन बेकार में पढ़ा, व्हाट्सअप ही पढ़ लेते, बेकार में 8-9 साल वेस्ट हो गए। तो पहली चीज़ ये है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन, एक वार्ता जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोग 2 टाइम का खाना, या तो ब्रेकफास्ट या और डिनर, या कोई भी 2 टाइम का खाना, या कम से कम सैटरडे संडे अगर आप बहुत बिजी हैं तो सैटरडे संडे हफ्ते में 1-2 बार अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, तो उससे अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन कहीं नहीं होगा। आप बच्चों से बात करिए, इसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए, इसको कोने रख दीजिए, क्योंकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तो आपको टाइम देना है। और फिर उनसे बात करिए, उनके बारे में बात करिए, अपनी लाइफ भी शेयर करिए। कई बार क्या होता है कि लोग पूछते नहीं है और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब 15 मिनट का टाइम है उनके पास, मोबाइल और अपनी उसके बिजनेस या किसी से कि बच्चा आए और सब कुछ बता दे। ऐसा नहीं होता, आपको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। जब आप, इसलिए हमने कहा जब खाना खाते समय जब बात करते, धीरे धीरे बात करिए, बेटा क्या हुआ, कैसा स्कूल चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अपनी भी बातें बताइए कि हम लोग यहाँ तक क्या है। क्योंकि अक्सर आज समय जो बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है पेरेंट्स और बच्चों में, वो इस तरह की है कि पेरेंट्स काफ़ी हद तक अपने परेशान रहते हैं कि हमें कैसे अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहिए, और बच्चे सोचते हैं कि आपने मुझे ला कर जो दिया है ये तो मेरा हक है, अब आपको भी ये और क्यों नहीं दिया आपने, तो उसमें भी लोग बार्गेन करते हैं। प्लस जो उनको जिस चीज़ों में टोकना चाहिए उनकी वो उस समय ना टोक कर जब उनकी आदत पड़ जाती है तब टोकने में उनको बहुत दिक्कत होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब मैं अपने बच्चों का मोबाइल फ़ोन को बिना लॉक के हम टच नहीं कर सकते। अगर हमसे मांगेंगे, कहते हैं पापा क्या ज़रूरत है, चलिए हम मिला देंगे फ़ोन, लेकिन वो अनलॉक करके नहीं देंगे। जैसे एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात बोली थी कि बच्चों का मोबाइल कभी भी अनलॉक हो तो ज़रूर चेक करिए क्यों अनलॉक है, ऐसा क्या है इसके डेटा में कि आप चेक करिए। और आपको ज़रूर पता करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज़ों में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास ही बहुत सारा, एक तरह से समझ लीजिए कि एक इतना सारा स्टॉर्म आ गया, सुनामी आ गई है इन्फॉर्मेशन की, अच्छी बुरी तो बात की बात है। और आप लोग भी उम्मीद करते हैं, मोबाइल के कई फंक्शंस तो माता पिता को, हमको नहीं मालूम होगा, मेरे बच्चों को मालूम है, पापा आपके ये एप्लीकेशन है, ये करिए। तो उनको जब अवेयरनेस कैसे मिली, अपने भाई, अपने दोस्तों के साथ, जो अपने पीयर प्रेशर के साथ, ग्रुप के साथ, तो वो भी लीजिए। तो आप एक कम्युनिकेशन रखिए। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को चेक कर रहे हैं, उनकी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, उनका आप बैग चेक कर रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं, हर एक को करना चाहिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन सी कंपनी रख रहा है, वो कौन से लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको गलती से भी कोई आपको लिटरेचर मिल गया, कोई आपको स्मैक मिल गया, और आजकल एक नई चीज़ आई है जिसको कहते हैं वैपिंग, जैसे सिगरेट होता है ना, तो ये नॉन उसका होता है सिगरेट, तो वैपिंग कहते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन है, और कानपुर जैसे शहर में भी इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन, स्पेशली इन ओल्ड एडोलसेंट्स। जितने भी आपके 12th या 12th के ऊपर के बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आप देखिए, ये भी एक नशा है। और सबसे बड़ी चीज़, इनफैक्ट कई, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, जो सबसे बड़ा चेंज इस समय आया है कि जो मीनार्की है, जो पीरियड का जो टाइम है, जो पहले 17-18 में आया करता था, अब वो 12-13 में आता है। तो जो लोग 18 के बाद, जो 1-2 साल बाद जो कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ करते थे, वो एक्टिविटीज़ स्कूल में कर रहे हैं, क्योंकि वो 12-13 में आ गया। तो वो उतना मेंटली मैच्योर हो गए, फिजिकली तो हो ही गए। तो उसके बाद वो जो काम वो सब कर रहे हैं 11th-12th में, जो आप लोग जो पेरेंट्स कहते हैं अरे ये तो हमारे टाइम में कॉलेज में होता था, तुम लोग अभी से कर रहे हो, क्योंकि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ वहाँ तक हो गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद समझिए, हमारा एडमिशन 3.5 साल में हो गया था, आजकल के बच्चों को 6+ लेकर फर्स्ट क्लास में डाला जाता है। तो एज तो आपने तब बढ़ा दी ना। तो एक तो एज का फैक्टर है, फिजिकल मैच्योरिटी का है, और मीनार्की भी नीचे आ रही है। तो ये 3 पॉइंट है। तो आपको मेंटल लेवल भी आपको हिसाब से चेंज होगा। दाढ़ी मूछें आजकल के 9th-10th के बच्चों में जितनी होती थी, हम लोग के यहाँ तो 12th में नहीं आती थी। तो ये सब चेंजेस अगर फिजिकली हो रहे हैं तो दिमाग में भी होगा, उसी प्रकार सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन या बाकी हार्मोन्स में भी चेंजेस होगा। तो आप अगर बच्चों से बातचीत करते रहेंगे, उनसे बात सुने। टाइम देना मतलब ये नहीं है हमने ये कह दिया, ये करना, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नंबर कहाँ होगा। टाइम देना मतलब होता है कि बेटे से कहिए कि हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है, और सुनिए, पेशेंट हियरिंग। जब आप सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। आपने जरा सा भी कोई भी एटीट्यूड या जरा सा भी आपने हार्शनेस बोला तो बच्चा नहीं चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं।
फिर वो धीरे धीरे वो कुरेदता रहेगा, दिक्कत होगी, वो आपको किसी और से मालूम पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, यार हमको किसी और ने बताया, हमें कोई नहीं बताया तुमने। तो आप उतना टाइम तो दीजिए, डेफिनेटली हैव। और लंच और डिनर के समय अक्सर लोग कूल रहते हैं, तो अगर आप लोग बातचीत करते गए या कभी आउटिंग में चले गए पेरेंट्स के साथ, सब कुछ मोबाइल वोबाइल ऑफ करके सब आराम से बैठे हुए हैं, कोई भी जगह चले गए, ऐसा नहीं कि आपको विदेश ही जाना है, हमारे देश में, हमारे शहर में भी कई जगह अच्छी, आराम से गए 4-5, आपने क्वालिटी टाइम मिलाया, टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर आपने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे किस तरह जा रहे हैं। और अपनी भी प्रॉब्लम बताइए कि बेटा तुम लोग बड़े हो रहे हो, हमारा इस समय बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस समय ये स्ट्रेस है, तो हमको भी है, तो बच्चे भी अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन रखना है अपने Very बच्चों good. के साथ, बिल्कुल। ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है वो माँ बाप समझ सके और बच्चे जो हैं वो माँ बाप की प्रॉब्लम्स को समझ सके। डॉक्टर, एक बात आपसे और जानेंगे, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंज नज़र आता है। पहले बहुत बात करता था बच्चा, एकदम से चुप हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने तमाम तरह के ऐसे एडिक्शंस पाल लिए हैं, उसके बाद उसके झगड़ा करने लगा है या बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, माँ बाप से कटने लगा है, फैमिली को टाइम नहीं देता है। जब इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो या ये इसमें डरने की ज़रूरत है, या फिर ये एज का ही एक फैक्टर है कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इस तरह के इश्यूज दिखते हैं? आपने बहुत बढ़िया ढंग से फ्रेम किया है। डरने की भी बात नहीं है और थोड़ा सा अवेयर होने की बात है कि बच्चे का सडन चेंज ऑफ बिहेवियर हमेशा कभी भी हो, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, सडन चेंज ऑफ बिहेवियर हमेशा आपको नोटिस करना चाहिए और उसके बारे में पूछना चाहिए कि सडन चेंज क्यों हो रहा है। हम अपने जो प्रैक्टिस के हिसाब से बता सकते हैं कि आजकल एक नई चीज़ हो रही है कि एक बच्चा तो हम नहीं कहेंगे 11th में थी, तो वो आया, उसको बहुत सडन चेंज ऑफ बिहेवियर, तो बहुत देर पूछने के बाद जब वो हम लोगों ने उसकी थेरेपी की, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया, तब समझ में आया कि शी वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड। उसका किसी ने कोई वीडियो या किसी ने बनाया था जो कि उसी की मतलब गर्ल थी, उसी की फ्रेंड ने शेयर किया था। अब उसको ब्लैकमेल कर रहा, तो इतना ज़्यादा परेशान थी और वो सुसाइडल तक पहुंच गई थी। बाद में इसको बहुत अच्छे लेवल पर समझाया गया, तब कंट्रोल। तो अगर सडन चेंज ऑफ बिहेवियर आप ज़रूर पता करिए कारण क्या है। नंबर 2, कई बार लोग अपने स्टेटस के लिए भी, चलो हम ये इस स्कूल से नहीं, हम और अच्छे स्कूल में डालेंगे, हम कहीं और डाल देंगे, तो जब आप चेंज ऑफ प्लेस करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। नंबर 3, कई बार क्या होता है कि पीयर, आपके यहाँ कोई ऐसे बच्चे आ गए जो कुछ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न या बहुत ज़्यादा अप्रोच किए हों, और उनको देखकर उन बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, जो हो सकता है कि उनकी घर की सोशल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है। अगर उसको ये भी लगता है कि हम कहेंगे तो मम्मी कहेंगे अरे चुप रहो, क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो, वो समझे तो कि वो क्यों, कहाँ से ला रहा है बात। और कई बार हम लोग हमेशा शॉर्ट टाइम के कम रहते हैं। इनफैक्ट टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चों को समझे। हम लोग तो अपनी टीचर्स बहुत सारी बातें करते थे, अगर टीचर्स डरा के रहेंगे और हर बार, और आजकल तो बहुत डिफेंसिव हो गई हैं, हम लोग के टाइम में तो पिटाई भी हो जाती थी। अब मेरे ख्याल से कोई टीचर जोर से डांट भी दे या पिटाई की बात छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ें वो ख़त्म होती जा रही हैं, जो बॉन्डिंग उतनी कम हो जा रही है। तो सडन चेंज ऑफ बिहेवियर हो तो तुरंत आप मिलिएगा। दूसरी बात ये भी देखिएगा, सडन चेंज ऑफ बिहेवियर कोई मानसिक रोग के कारण है या कोई और कारण भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मानसिक रोग इसलिए नहीं था कि उसको डिप्रेशन होगा, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दिक्कत क्या थी, उसका एक वीडियो किसी ने शेयर करके उसको बार बार ब्लैकमेल करने लगा, उसके और भी चीज़ें ले रहा था। इनफैक्ट शी हैड टू पे, उसके फादर ने पकड़ा कि यार मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कहाँ से चला गया, तब उसको समझ में आया। तब फिर रेट्रोस्पेक्टिव बहुत फिर हमारे पास आया, फिर हम लोगों ने इसको डील किया। तो कई बार दिक्कत सिर्फ एक ही नहीं होती, कई तरीके से आती है, तो उसको समझिए। और इसी में कहते हैं जो आजकल गेम्स चल रहे हैं, अब मेरे हिसाब से अगर ऐसा साइकियाट्रिस्ट मुझसे पूछा जाएगा, ये ड्रीम 11 एक तरह का जुआ है, इसको तो बच्चों को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। इससे क्या हो रहा है, और जैसे आप इस तरह के गेम्स डालकर ना केवल आप पैसा पंप कर रहे हैं, पर आप बच्चों को इतना ज़्यादा उसको इंग्रॉस कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको उत्तेजित कर देते हैं। जैसे ब्लू व्हेल जो गेम था जो जिसको बैन किया गया, उसमें तो 11 बच्चे की डेथ हो गई थी। एक और बच्चे का था अभी KGMC के एक लखनऊ डॉक्टर का, एक बच्चे ने अपने मदर को इसलिए मार दिया कि उसका रिचार्ज नहीं कर रहा था गेम के लिए, क्योंकि वो लेवल बढ़ता जा रहा था, बाद में वो रिचार्ज मांगते हैं। तो वो रिचार्ज के लिए जब पैसे मांगे तो उसने जब मना किया कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसने मदर को उसने डंडा खींच कर मार दिया, ऑलमोस्ट मरते मरते बची। वही बच्चा जो कि बिल्कुल डिम्योर सीधा साधा, सिर्फ गेम ना
चार्ज करने लिए, सिर्फ गेम के लिए उसने पेरेंट्स को मार दिया। कई बार भाई बहन में लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है सिर्फ उसके लिए, तुमने मेरी चीज़ क्यों ले ली। तो ये जो फीलिंग, जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे फैमिली में ख़त्म हो रही है। ठीक है, बच्चे आज के वक्त में अगर देखा जाए तो बहुत अग्रेसिव है, ईगो बहुत ज़्यादा है, माँ बाप से ही झगड़ा कर लेते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे भी हाथ उठा देते हैं जब माँ बाप उन्हें समझा रहे होते हैं। तो ऐसे में इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? इतना अग्रेशन क्या ये कॉमन है आज के वक्त में बच्चों को लेकर के? नॉट, इफ यू आस्क मी 15 years बैक बिल्कुल नहीं था, 10 years बैक शुरू हुआ था, 5 years वेरी कॉमन, लास्ट 5 years पीपल आर बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। इनफैक्ट कई बार तो हम लोग पेरेंट्स की भी सुनते हैं, मार खा के क्यों आ गए, अरे मार देते फिर टीचर शिकायत कर देते। तो आप एक तरह से अब उसको ब्रांडिंग भी तो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। आजकल एग्रेशन को अच्छा माना जा रहा है। आप क्रिकेट में ही बात करिए, यू शुड हैव एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत टाइप है पसंद। अरे भाई किस बात का एग्रेशन, इतना अटैकिंग कर करके आपने बिल्कुल मारपीट करा दी है आपने। तो जो हम लोग के जो रोल मॉडल्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसका बड़ा लोग बड़ी तारीफ करते हैं और कई बार वो जो भी बोलता रहता है तो वो बच्चे सीखते हैं, फिर उसको नॉर्मल मानते हैं। तो आपने कह जो इतना अग्रेशन करके भी क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग के ज़माने में कपिल देव वॉज वेरी गुड, वो भी उतना ही एग्रेसिव था, पर उसका बिहेवियर उतना एग्रेसिव थोड़ी ना था जितना कि आजकल चल रहा है। इसीलिए लोग गाली गलौज भी करने लगे हैं। हम लोग के टाइम पे कभी इतनी गाली गलौज ओपन नहीं होती थी। अब तो छोटे बच्चे स्कूल्स में आप जाइएगा, इंग्लिश हिंदी ऐसी गालियाँ बननी तो आपको भी अभद्रता लगेगा। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि जब भी कोई गैदरिंग होती है तो पेरेंट्स उन्हें बच्चों को समझाते हैं कि भाई थोड़ा संभाल के, कोई लैंग्वेज मत बोलो, सबको इंग्लिश आती है, मत गालियाँ बकिए। तो ये जो धीरे धीरे हम लोग की चीज़ में समाज में पता ना आ रहा है, इसको कंट्रोल करना ही चाहिए। और एक छोटी सी लाइन में और एक छोटा सा लाइन और करना चाहते हैं कि मारना पीटना भी एक टेंटेटिव होता है। मारना पीटना क्या, अगर हमारी मदर हमसे कह देती थी कि तुमने शैतानी की है या तुम्हें नंबर कम आए, जाओ मैं तुमसे 2 घंटे बात नहीं करूँगा, मेरे लिए वो 2 थप्पड़ के बराबर था। और आज के ज़माने में लोग उसको इंसल्ट मानते हैं कि फिजिकल। कई बार आपका प्रकटीकरण, मारना सिर्फ मेंटली या फिजिकली, मतलब फिजिकली नहीं होता है, आप वैसे भी मार सकते हैं, आप उसको वैसे पनिशमेंट दे सकते हैं। मारने को पनिशमेंट समझो, पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप इतनी बढ़िया चैनल की, आप यू आर द बॉस, तो आप अगर अपने बच्चों, आप जो आपके एम्प्लॉई हैं, तो आप हर एक गलत काम किया तो आप या तो डांट सकती हैं, उसको निकाल सकती हैं, या आप कह सकती हैं कि देखो तुमने ये गलती कर दी है तो मैं तुम्हारा ये इंसेंटिव रोक देती हूँ, अगली बार कर दोगे तो मैं तुमको वापस करूँगी। तो आपने क्या किया, आपने मारा पीटा नहीं, पनिशमेंट नहीं दी, पर आपने इसको रीइंफोर्स कर दिया उसका बिहेवियर। तुमने अच्छा काम किया, तुमको इंसेंटिव मिला, तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो ये तुम्हारा लॉस है। तो दीज आर ऑल्सो वेज कि भाई तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे मैं तुमको मोबाइल नहीं खेलने दूंगी। और ये क्लियर कट बता दीजिए, 1 घंटा मोबाइल मतलब 1 घंटा मोबाइल, और पहले 1 2 3 ये काम पूरा कर लीजिए, फिर आप मोबाइल लीजिए। तो आप ही तो बार्गेन करिए, इतनी जगह जाकर लोग इतने घंटे बार्गेन करते हैं। तो बच्चों को भी समझाइए, मोबाइल चाहिए बिल्कुल लो, 1 घंटा लो, लेकिन तुम क्या देखोगे, मैं सर्च हिस्ट्री देखूंगी। नंबर 2, खेलने जाना बिल्कुल खेलने जाओ, ये काम कर लेना। ये नहीं कि हम पहले खेल आएंगे फिर हम ये करेंगे, तो हम खेलने गए थे अब मुझे मोबाइल टाइम होगा। नो, खेलना टाइम, मोबाइल टाइम, ये एक तरह से देखा जाए तो ये लेजर टाइम है, इसी का डिवीजन है। तो ये आप एक तरह से ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ में डंडा लेकर नहीं बैठना चाहिए, आप धीरे से ऐसे भी धीरे यू कैन पुल द स्ट्रिंग्स, यानी कि समझाने का तरीका जो है वो बदलना है। बिल्कुल। इग्नोर करना, आजकल के बच्चों को इग्नोर करना, स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और इग्नोर भी हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 घंटा। जाओ बात नहीं करेंगे, अरे कब तक बात नहीं करेंगे, छक मार के माता पिता को ही आना पड़ेगा या बच्चों, तो इससे चाहे जो 2, तो आप टाइम बाउंड कर दीजिए, प्लस उसको रीइंफोर्स कर दीजिए। आज तुमको बाहर का खाना नहीं मिलेगा, तुमने क्यों खाया, तुमने ये क्यों नहीं, तो आप इसको रीइंफोर्स कर दीजिए। अरे आज तुमने बड़े अच्छे नंबर आए हैं, चलो आज तुम्हारे लिए केक ले आते हैं, तुम्हारे लिए आज हलवा बनाते हैं। दिस शुड बी द वे। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने बच्चों और पेरेंट्स को लेकर के बहुत सारी बात की है, मगर सेक्स एजुकेशन की आप बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे बड़े भी जुड़े हुए हैं और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो एक ब्रिज है। सेक्स एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में इसको लेकर के बहुत सारा टैबू है, लोग खुल के बात नहीं करते हैं और बच्चे खुल के बता नहीं पाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, इंडिया में किस तरह से इसको बूस्ट किया जाए कि जिससे लोग खुल करके अब बात कर सकें? थैंक यू, ये आपने प्रश्न पूछा और आपने इसको हाईलाइट किया, इसके लिए मैं आपकी वाकई में बहुत तारीफ करना चाहूँगा।
मैं सेक्स एजुकेशन का एक और नाम बोलता हूँ, जो हमारे गुरु बोलते थे, सेक्स हाइजीन। कई बार क्या होता है कि लोग सेक्स एजुकेशन में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और फिर कई बार बच्चे कहेंगे पापा रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये भी एक बार हुआ था, हमारे पेशेंट है तो मेरे को समझाना पड़ा कि सेक्स हाइजीन मतलब होता है कि हाउ टू बिहेव विद द ऑपोजिट सेक्स एज वेल एज विद योर सेम सेक्स। कई बार हम लोग इस तरह के मजाक करते हैं, और कोएड एजुकेशन में तो बहुत कॉमन है कि बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, फिर लगता है अरे यार कॉमन है यार, दोस्त हैं कुछ बोल दिया। जो सेक्सुअल एटीट्यूड होता है, किससे कैसे बात करनी है, अगर आपको लेडी कोई बैठ खड़ी है तो आप अपनी सीट दे दीजिए। आपका जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्स या क्वाइटस से मतलब नहीं है, ये सारा बिहेवियर है। कैसे किसी की संवेदना को समझिए, अगर कोई लड़का है कोई परेशान हो रहा है तो उसके बारे में कैसे समझना है, कोई महिला खड़ी है उसके बारे में कैसे रिस्पेक्ट देनी है, और महिलाओं को भी दूसरी महिलाओं को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, तो एंड अदर थिंग्स। तो ये सेक्स एजुकेशन में सब आता है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आजकल चूंकि हमने बताया पीरियड बहुत जल्दी स्कूल्स में आ जाते हैं, तो बच्चों में जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं, तो टीचर्स को ज़रूर बायोलॉजी क्लास में ये बताना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि ये फिजिकल चेंजेस हैं, शरीर इससे गुजर रहा है, इसमें आपका मानसिक, शारीरिक और बहुत सारा एंडोक्राइनल चेंजेस होंगे। कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पीरियड होने वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा पेन होगा, तो ना केवल लड़कियों को भी समझाइए कि बेटा तुम्हें ये सब होने वाला, तो तुम ऐसे यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। इवन लड़कों को, बिकॉज बॉयज़ आर नॉट दैट इंटेलिजेंट टू एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दोज प्रॉब्लम विच ऑफ वीमेन अंडरस्टैंड्स। उनको बाद में समझ में आता है। कई बार दिक्कत हो जाती है कि लोग समझते नहीं है, फिर वो इरिटेट होते हैं, फिर उनका मीम्स बनने लगते हैं, मजाक बनने लगता है, वो समझते नहीं कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फीमेल्स हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड मेंटल एक्टिविटी एंड ऑल्सो एफिनिटी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टेल। एम्पैथिक बहुत होती हैं और वो ज़्यादा जल्दी मेच्योर भी होती है, 2-3 साल, तो वो लड़कों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल भी कर सकती हैं, समझा भी सकती हैं, और ये चीज़ को आपको फ़ायदा करना चाहिए। कई बार लड़कों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, प्लस उतनी समझदारी नहीं होती है, और मदर भी बच्चों को बिल्कुल बच्चे ही बना कर रखती हैं। इनफैक्ट कई बार हमने तो ये तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया जो इनफर्टिलिटी का एक गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया, तो पूछने के बाद समझ में आया, तो आपको बताएं, तो उसकी वाइफ को दिखाने लाए थे, तो बहुत नाराज़ है, चिड़चिड़ापन है। तो हमने सबको जब बाहर निकाल कर जब पूछा, तो प्रॉब्लम ये समझ में आया कि उन लोग का आपस में रिश्ता ही नहीं बना। तो हमने पूछा फिर रिश्ता क्यों नहीं बना रही है, तो कहते डॉक्टर साहब बताइए, हमारे ससुर जी नहीं है, तो जो हमारी सास जो हैं वो हमारे और मेरे पति के साथ सोती हैं, आप बताइए रिश्ता कैसे बनेगा। तो जब मैंने उनको पूछा तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि इस सर्दी में, और ये चीज़ 4-5 साल पुरानी बात है, जस्ट कोविड के थोड़ी देर पहले, तो मैंने उनको बुलाया। कहते हैं डॉक्टर साहब बचपन में ये चौंक जाता था और पापा की नहीं रहे, तो मैं जब सीने में हाथ रखकर सुलाती हूँ तो सो जाता है, तो भाई मेरी आदत है, इसलिए हम कहते हैं कि बस सीने में। हमने कहा आपको सीने में हाथ रखने वाला दूसरा मिल गया है, तो कम से कम अब तो उसको वो दे दीजिए। नहीं, वो अभी डर जाएगा, अभी समझता नहीं है। आप अभी भी 32 साल के व्यक्ति को छटूला बनाए हुए हैं, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा था, उसको मेंटली तो ग्रो करने दीजिए। और आधे लोग भी मम्मी सिंड्रोम में रहते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। एक मम्मी सिंड्रोम और पापा की परियां, ये 2 सिंड्रोम आजकल बहुत चल रहे हैं। पापा सोचते हैं कि हम बच्चों को बिल्कुल आज़ादी देंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देंगे, बहुत सारे उनको देंगे, और क्योंकि हमको नहीं मिली, जो हम लोग की जनरेशन शिकायत होती थी, हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमने फ्रीडम दी और बच्चे 2 कदम आगे निकल गए, तो ऊपर से भी दबाए गए माता पिता द्वारा और बच्चे भी दबा रहे हैं। तो कई बार हम लोग की जनरेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम है बनस्पत आज के। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में सामंजस्य लाने के लिए आप उनको समझिए तो कि वो क्या बेयर कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और इस समय हालात क्या हैं, और उनकी मांगे नाजायज़ तो नहीं है, जायज़ और नाजायज़ दोनों। क्योंकि मोबाइल इज़ अ वेरी गुड थिंग जब पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तो मोबाइल क्यों चला, घर बैठे सबका काम हुआ, वो घर बैठे पढ़ाई हो रही है। अब चालू हो गया, अब लोग पढ़ाई के लिए खोलते हैं सब गूगल में, हमको चीज़ें देखनी है, हमको होमवर्क डाउनलोड करना है, हमको फलाना करना है, क्योंकि आजकल टीचर्स भी मौका ऐसे ही दे रहती हैं मोबाइल में। आपने मोबाइल लिया और आपने 5 मिनट मोबाइल में अपना काम किया और 1 घंटा 2 घंटा व्हाट्सअप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में चले गए, वहाँ पे आईडी बन रही है। तो ये अक्सर ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स को भी लगता है। और कई बार मैं छोटे बच्चों में आप देखिएगा, जब मदर में काम कर रही है तो बच्चों को पहले खिलौना पकड़ाती थी, उसके बाद हमारे टाइम में वीडियो गेम या जो गेम्स होते थे वो पकड़ाती थी, आजकल मोबाइल पकड़ाती है।
तो जब आप बच्चों को खुद मोबाइल पकड़ा रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं अवेयर होगा, क्यों नहीं वो उससे एडिक्ट होगा। तो एडिक्शन तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने दिया है ना। और मेरा मानना है कि आपको कुछ समय और कुछ टाइम लिमिट कर देना चाहिए कि इससे ज़्यादा हमको मोबाइल नहीं देखना है, नंबर 1। नंबर 2, इन दिनों में या इस समय हमें बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छूना है। जैसे मैं टी एडिक्ट हूँ, हमको मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और कोई, तो एक बार अल्कोहलिक आया, उसने कोई डायरेक्ट बोला, डॉक्टर साहब आपको क्या मालूम, कभी दारू पिए तो जानो चाय छोड़ देना। तो हमने कहा ठीक है लो, चाय नहीं पीते हैं। हमने कहा नौरा चाय नहीं पी रहे। अब वो आया कहते नहीं पी रहे हैं। मैंने कहा हाँ भी 3 ही दिन तो हुए। मैंने कहा ठीक आगे भी देख लेना। तो अक्सर क्या होता है कि आपको इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं, तो यू हैव टू डू दोज थिंग्स कि आप उनके मेंटल लेवल को हिट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बच्चों के साथ बच्चा भी बनना पड़ेगा, बच्चों की लेवल पे ही जाना पड़ेगा तब समझने के लिए, कई बार आपको उस हिसाब पे जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, बच्चों पे वापस आते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं स्कूल में या कहीं बाहर कोचिंग में या कहीं और उनको बुली किया जा रहा है या उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। ऐसे में आपकी थेरेपी कैसे काम आती है? अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कैसे डील करना चाहिए उस सेंसिटिव माइंडसेट को? बुली, सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए मैं इसको 2 में टारगेट करता हूँ। नंबर 1 फैमिली में और एक वर्क प्लेस या स्कूल में। फैमिली में भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जो दूर के डिस्टेंट कजिन्स में भी आजकल बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा आपस में दिक्कत हो जाती है। कई बार वो बुली नहीं होती है, इट इज़ नॉट कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, पर कई बार कंसेंटुअल होता है। लेकिन हम लोग के जो पॉस्को एक्ट है उसमें लिखा हुआ 16 साल में अगर दोनों कंसेंट भी दे रहे हैं तो भी वो जुर्म है। तो इसलिए ये बात बच्चों को, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। और ये सेक्स हाइजीन या सेक्सुअल एजुकेशन में ये भी बतानी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस समय नहीं है। अगर कोई कहेगा कि साहब 16 साल में सब कुछ कर सकते हैं, 16 साल में अवेयर हो गए, फलाना हो गए, तो 16 साल में आप घर लेकर पूरा इंडिपेंडेंट लिविंग भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, हर एक का एक डिफाइनिंग लाइन होती है। तो उसी प्रकार से आपको जो मैंने बताया। दूसरी बात जो आजकल चल रहा है, आजकल इस तरह की साइबर बुलिंग और ये क्या नाम है, सेक्सुअल बुलिंग इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है। कौन सा क्षण किस समय किसने वीडियो टेप करके उसको हैक करना शुरू कर दिया पता नहीं, कब किसने क्या प्यार मोह में, जब आपकी कोई फ्रेंडशिप हो रही है, आपने कोई ऐसे काम कर दिए, कोई ऐसे वीडियोस दे दिए, ऐसे सीन दे दिए जो बाद में आप रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये अवेयर करना चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी को गलती से हो गया तो माता पिता को अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि बेटा तेरे साथ कुछ भी हो तो एक बार मुझे बताओ। कई बार माता बच्चे को उल्टा सीधा स्टेप कर लेते, घर की चीज़ें दे आते हैं, पैसे दे आते हैं, ज्वेलरी दे आते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं सुसाइड तक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बिहेवियर चेंज। तो ये सब होता है क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम ये बता देंगे मम्मी पापा भी मारेंगे। तो आप उनको समझाइए, आप उनको समझाइए कि नहीं भाई, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, कोई बात नहीं, हो गया, आगे से नहीं करना है। एक टाइम होता है हर चीज़ का समय होता है, तो आपको भी समय मिलेगा, तो उसको आप समझिए। और हर चीज़ का, और अगर आपको लगे तब आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, जिनके पास प्रोफेशनल, मैं कह रहा हूँ आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मार्केट में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं चलो उतने शायद जरा सा भी पढ़ के अपने आप को सर्वज्ञानी बन गए हैं और इतने ज़्यादा शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस बताते हैं कि उससे ज़्यादा परेशानी होती है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है, अगर घर में थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल है, अगर मैं कोई सैद्धांतिक पूछा, तो कुछ चीज़ें आपको वैसे ही कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ओपननेस रहती है, आपके अंदर वो एक सजगता रहती है, एक आपस में सामंजस्य बना रहता है। क्योंकि अगर साथ पूजा हो रही है, साथ में बैठ कर पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामने एक बॉन्डिंग हो जाती है। अगर गलती से भी अचानक ये सब चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, कभी भी चेंजेस आ रहा है, जैसे हम लोग मानसिक रोग और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या में अंतर क्या बताते हैं, जो बहुत कॉमन आजकल पूछा जाता है। आपने शुरू में बोला था कि ये मानसिक रोग है या ये नॉर्मल है। जैसे मैं यहाँ पे डांस करने लगूँ तो आप मेरे को शक की नज़र देखेंगे, वीडियो में डांस क्यों कर रहे हो, पर अगर आप मुझे किसी डिस्को में और शादी में डांस करते देखेंगे नॉर्मल कहेंगे। अगर मैं यहाँ रोने लगूँ अजीब सा, या कोई जोक ट्रैक किया मैं रोने लगूँ, तो कहेंगे ये क्या नॉर्मल है। या पर अगर आपने कोई जोक अच्छी अगर आपने कोई सैड सिचुएशन में रो रहा हूँ तो आप उसको कहेंगे। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशन, सोशल मतलब सोसाइटी में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में आप चले गए, किसी के घर में डेथ हुई है, आप रोए तो बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है, पर आप 1 साल बाद भी रोते जा रहे हैं उसी पर, तब आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगेन टाइम बाउंड।
अगर आप लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, घबरा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम में थोड़ा घबराहट चल रहा है, पर इतना ज़्यादा घबराहट हो रही है कि आप स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर हेल्प की ज़रूरत है। उसी प्रकार आपको टाइम बाउंड कम होना चाहिए। अगर आदमी हंस रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा अच्छा, तो आपने कहा कि हाँ बड़ा एम्बिशियस बड़ा काम कर रहा है, पर वो रात में सो भी 2 घंटे रहा है, हमेशा फ्रेश रह रहा है, हमेशा बड़ी बड़ी बातें, कोई बात शुरू करेगा एक तरफ से चला गया दूसरी तरफ पे, तो वो मैनिया या उन्माद वाले फीचर्स अगेन उसको दिखाना होगा। और जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट चालू होगा, उतनी जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 3, कई बार लोग हाथ धोते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपने जगह पर काम रखा, बिल्कुल आपने टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर में आग लग रही है और आप हाथ ही धोते जा रहे हैं या बर्तन ही धो जा रहे हैं, हस्बैंड आया कि भाई चाय पिलाओ, आप बर्तन ही आधे घंटे तो धो रही हैं, झाड़ू ही लगाती जा रही हैं, तो वो बीमारी या ओसीडी के लक्षण में आता है। चौथी बात, नशा भी आजकल सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं। भाई हम उसको नहीं मानते, ड्रिंकिंग होती है, पर सोशल ड्रिंकिंग में कि आपने अगर आधा एक पैक पिया 1 घंटे में, 1 पैक 1 घंटे में, तब तो फिर भी इसको नॉर्मल मान भी लेंगे, फिर भी इन कैविट, फिर भी। अदरवाइज आप जल्दी पी रहे हैं तो जो किक लेने के चक्कर में फिर वो किक ही पड़ती है, कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है। तो एक तो वो। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपको दूसरे के प्रति कैसे आप बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल सब लोग ज्ञान सबको देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप स्वयं क्या करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना उसके लिए सजग हैं। ठीक है डॉक्टर, सेक्स एजुकेशन पे एक और आपसे सवाल पूछूंगी। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम सुनते आ रहे हैं, पर अगर आप इसको आसान भाषा में समझाएं तो ये क्या है और महिलाओं और पुरुषों में इसमें कैसे अंतर है? बहुत बढ़िया। साइकोसेक्सुअल, मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा जो शारीरिक या सेक्सुअल बिहेवियर से आ रही है। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अक्सर पत्नियां मना कर देंगी सर में दर्द हो रहा है। अगर वो अक्सर ही दर्द हो रहा है तो फिर उसको एक इच्छा की कमी होती है। नंबर 1, तो हम लोग उसको 3 में डिवाइड करते हैं। एक, यौन इच्छा की कमी, मेल और फीमेल दोनों में होती है। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ एक्ट, अगर जिस समय हम लोग मिल रहे हैं उस समय दिक्कत हो रही हो तो उसका एक अलग होता है। और तीसरा, आपको अगर उससे हैप्पीनेस नहीं मिली, रेजोल्यूशन नहीं मिला या आपको ऑर्गेज़म नहीं मिला, 3। तो वैसे तो 4 होती है, मैं 3 में मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अगर यौन इच्छा की कमी है तो ये डिपेंड करता, तब आपको ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या कारण है यौन इच्छा की। ऐसा तो नहीं कि आपने शादी ज़बरदस्ती प्रेशर में शादी तो करा रहे हैं, पर उसको किसी महिला को महिला से पसंद है या पुरुष को पुरुष पसंद है, ये भी हो सकता। दूसरी बात, अगर बचपन में कोई ऐसा कांड हो गया, हादसा हो गया हो, तो उसके मन में डर बैठा हुआ है। तीसरी बात, उसके अपने कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो मेल और फीमेल दोनों में इट इज़ वेरी कॉमन यौन इच्छा की कमी। अक्सर लोग कहते हैं सब बड़े बूढ़े, सब शादी कर दो, लड़का ठीक हो जाएगा, काम नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, शादी कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। शादी करना थोड़ा हर चीज़ कर ली। तो ये दूसरा, एक्ट, जैसे मेल्स में आजकल बड़ा कॉमन है, खूब ऐड आते हैं, दांत के रोगी और प्रीमेच्योर और जल्दी स्खलन हो जाना या टाइटनेस। और लंबाई, भैया लंबाई कुछ नहीं होती है, भगवान ने सबको नॉर्मल दिया हुआ है, हर एक का एक रेंज होता है, तो वो 4 to 5 के ऊपर सब 4 इंचेस भी नॉर्मल होता है, बाकी सब मेंटल होता है। तो सर अक्सर लोग पॉन्ड देखकर इधर उधर का लोग अपने साइज से कंपेयर करते हैं और हीन भावना में चले जाते हैं। सबसे खराब अक्सर लोग आते हैं, अरे भाई पॉन्ड जो जिन लोग की है उनकी हाइट भी तो 6.5 फुट है, और या उनका और भी चीज़ें हैं, तो आप उसको क्यों मानना। प्लस कैमरा तो कई चीज़ें बढ़ा भी देता है, तो वो और है। टाइमिंग के लिए ज़रूर, अगर आपको दिमाग में उलझन होती है, जो जल्दी हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी घबराहट होते हैं, तो वो तुरंत अजल गगरी छलका जाए वाला काम हो जाता है। तो उसमें कई बार ना केवल पुरुष, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ना का जो डेफिनेशन है, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द कपल्स। कई बार लोग जो हमको जानते होंगे, 25 साल में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं मना कर देता हूँ कि आप अकेले क्यों हैं, वाइफ को लेकर आइए। कहते हैं उनको क्या ज़रूरत है, या जो अकेले आते हैं शादीशुदा नहीं होते तो भगा देते हैं। तो उनका रीज़न ये होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन 2 लोगों के बीच में होता है, अकेले थोड़ी ना होता है। दूसरी बात, जब आप लोग सामंजस्य मिलेगा और दोनों लोग, आप कई बार कहते हैं महिलाओं का जो यौन इच्छा की एक और कारण है कि पुरुष आया, उन्होंने अपना क्रिया करके पलट के सो गए, अगला परेशान है। क्योंकि महिलाओं में एक टाइम लगता है, उनका एक अराउजल टाइम होता है,
उनका एक फोर प्ले होता है, उसके बाद होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला आदमी, दो लोग की में खुशी होनी चाहिए। ये आदमी अपना, एक आदमी आया अपना रसगुल्ला खा के चला गया, अगला आदमी परेशान है कि लो हमने 2 घंटे काम किया, तो उसको यौन इच्छा की नहीं हो रही है, तो फिर धीरे धीरे उसकी इच्छा ही कम हो जाएगी और फिर वो अरुचि हो जाएगी। तो वो सर दर्द और बदन दर्द और ये नहीं, और आज मेरा व्रत है फलाना, फिर ये शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा कि जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो कृपया वो जिन लोग कर रहे हैं उन्हीं तक कर दीजिए। आप ये सब चीज़ें अपनी लॉफुल वेडेड वाइफ से उम्मीद मत करिए कि इस तरह की चीज़ें करें। अक्सर हमारे यहाँ खूब लड़ाई होती है कि अरे इन्होंने पॉर्न देखा और वो चाहते हैं कि मैं भी ये सब करूँ। बहुत गलत चीज़ है, ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं है। दो कंसेंट्रिक एडल्ट में दोनों लोग जो चाहते हैं, अगर दोनों लोग तैयार हैं तब तो ठीक है, वरना ही दिक्कत होगी, नहीं तो आपस में लड़ाई है। आप प्यार मोहब्बत की चीज़ है, सेक्स भी प्यार मोहब्बत की चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा प्रकटीकरण है। और मेन कर्तव्य तो उसका बच्चा पैदा करना है, उसके बाद भी आप इच्छा कर सकते हैं। तो कृपया करके इसको ध्यान रखिए कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो और दोनों की इच्छा हो। ये नहीं कि सबका सरदर्दी हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मिले, ये नहीं कि नहीं। और अक्सर भ्रांतियाँ दूर ऐसे ही हो जाती हैं, अगर आप ढंग से मिलें तो कई बार दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार कहते हैं नहीं भाई कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, ये भ्रांतियाँ ही अपने आप ठीक हो जाएगी, इसको समझिए। और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में कई बार तो हम लोग दवा देते ही नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग, मतलब मनोवैज्ञानिक मतलब जो मानसिक रोग नहीं बना। अभी मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा है कुछ समय के लिए, हो सकता है कि मेरे घर में चोरी हो गई हो, पैसे की कमी, मुझे उलझन हो रही हो, पर जब सब कुछ सेटल हो गया, रिलैक्स हो गया, तो तब तुम्हें ज़रूरत है। तो हर चीज़ टाइम वाइज होती है। और मानसिक रोग की सारी जो बीमारियों के जो सिंड्रोम्स बनाए गए, डिप्रेशन, ये सब टाइम बाउंड किए गए। पागलपन 6 महीने तक नहीं होगा तो पागलपन नहीं कहते हैं, 3 महीने होगा तो सिर्फ साइकोटिक रिएक्शन कहते हैं, कुछ समय के लिए। डिप्रेशन भी अगर 9 महीने के ऊपर नहीं हुआ और 7 सिम्टम, उदासीपन, भूख ना लगना, जिन चीज़ों में खुशी मिलती है उन चीज़ों में खुशी ना मिलना, बहुत हमेशा मन दुखी रहना, और ये तो तब 7 महीने के ऊपर निकला तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी हो देते हैं, तो हर चीज़ का मतलब होता है। ठीक है। डॉक्टर, ये आपने बताया कि महिलाओं में और पुरुषों में साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर किस तरह से अंतर करता है, पर क्या इनको ठीक किया जा सकता है? इनको लेकर के ट्रीटमेंट क्या है मार्केट में, और अगर आपके पास कोई आता है तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? थैंक यू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूँ क्वालिफाइड, और मैं इसमें काफ़ी मैंने काम किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रीट द कॉज, मतलब पहले कारण तो जानिए कि आपस में प्रॉब्लम क्या है। कई बार प्रॉब्लम होती नहीं है, कई बार दिक्कत होती है, कई बार अज्ञानता कारण होता है। ये अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि ये अभी पिछले महीने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एजुकेटेड लोग वो इनफर्टिलिटी के लिए आए। आप विश्वास ना करिए, जब जिसने हमको भेजा गया था, क्योंकि हम लोग फीमेल को एग्जामिन नहीं करते हैं एज अ रूल, हम तो करना चाहिए, हम लोग डॉक्टर MBBS नहीं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो जब हमको फीमेल ने गायनिकोलॉजिस्ट ने भेजा तो उन्होंने चेक किया कि दोनों, वो लड़की कुंवारी है 1 साल के बाद। तो मैंने पूछा, तो मुझे समझाना पड़ा हस्बैंड को कि भाई आप गलत जगह पर कुछ कर रहे हैं, मतलब पैरों के बीच में आप डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो कई बार आपको अवेयर ही नहीं है, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन। आप एक एजुकेटेड और एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए। ये सब जितने भी झोला छाप लोगों के पास जाते हैं तो उसमें और सारी दिक्कतें हो जाती हैं, और तरह के वहम लेकर आ जाते हैं और बीमारी को और बढ़ा देते हैं। और कई बार सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, सिर्फ चीज़ें बताने की, समझने की, समझाने की होती है। उसी से काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हो जाती है, ठीक हो जाती है। अक्सर हमारा जो गूगल ज्ञान है, कई बार तो हम लोग बोलते हैं भाई गूगल पूरा पढ़ो ना, आधा पढ़ के तुम चल रहे हो, पूरा ही पढ़ लो और अच्छी प्रॉपर साइट से पढ़ो, तब तो तुम्हें समझ में आएगा। बाकी चीज़ें क्या होती है, हाँ हम लोग के पास दवाइयाँ भी होती हैं, हम लोग इच्छाओं की देते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं। कई बार कुछ लोगों को PCOD या कोई बीमारी होती है तो उसमें भी कई बार इच्छा की कमी होती है, तो उसके लिए भी वी गिव ट्रीटमेंट। कई बार होता है कि आफ्टर डिलीवरी, जब 1-2 डिलीवरी होने के बाद महिलाओं की इच्छा एकदम से कम हो जाती है, तो उसके लिए भी कई लोग परेशान होते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं। और ना केवल मेडिसिन देते हैं, इवन लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, एक उन लोग को पूरा कैसे लाइफस्टाइल चेंज करें, कैसे आपस में उत्साह लाएं, वो सब भी लाते हैं, जिससे कि उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य बने और उनकी लाइफ हो। और दवाइयाँ भी लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि आज हमारा एपिसोड बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही एजुकेशन से भरा हुआ रहा है, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप कोई ऐसा मैसेज दीजिए जाने से पहले, ताकि आप उनको और एनलाइटन कर सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स को लेकर के।
हाँ, मैं छोटा सा एक देता हूँ जो व्यू कि अगर आप लोग घर में हैं, ज़रूर अपने बच्चों से, माता पिता से, सबके साथ बात करें। बात ज़रूर करें, बात करने से बात बनती है। और उसके बाद एक छोटा सा मोटो है जो हमने शुरू में कभी बनाया था कि मानसिक रोग है, अभिशाप नहीं। मानसिक रोग है, अभिशाप नहीं, तिरस्कार नहीं, इलाज कराएं। और स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहें और मस्त रहने के लिए व्यस्त रहें। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और हमेशा खुश मिजाज रहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारे साथ शो पे मौजूद थे डॉक्टर मनीष निगम, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के बात की जा सकती है। कम्युनिकेशन गैप जितना कम रहेगा उतना ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए डियर जिंदगी।